नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 14 जनवरी और पूरा भारतवर्ष मकर संक्रांति का पर्व अपने-अपने तरीके से मना रहा है। कोई लोहड़ी मनाकर खुश है, तो कोई खिचड़ी खाकर खुश है। इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को खूब बधाई देता हूँ। भूगोल की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान कर रहा है, यानी कि अभी तक दक्षिणायन में था, अब उत्तर की ओर। भारत को देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पृथ्वी की स्थिति आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो थोड़ा-सा समझना चाहिए आपको। विषुवत रेखा से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। आज से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ रुख करेगा, बढ़ने लगेगा। मार्च में विषुवत रेखा पर वो सीधा चमकेगा और फिर जून जब आएगा तो उस समय फिर आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर वो सीधा चमकेगा तो यहाँ पर खूब गर्मी होगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि अब गर्मी देने वाला आपकी तरफ बढ़ रहा है सूर्य। जहां तक बात इसकी मकर संक्रांति की है तो ये मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, इस कारण से इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको कर्क और मकर रेखा से मत जोड़िएगा। किसी दिन मैं वीडियो बनाकर इसको पूरा आपको समझा दूंगा। फिलहाल आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, उसको हम डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर पे जो आजकल की घटनाओं से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आपसे पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कार्यक्रम आप पसंद करते हैं, तो इसको आप लोगों तक शेयर करें और इसको पसंद करते हैं, तो अपनी पसंदगी, अपनी लाइक बटन दबाकर अपनी लाइकियत को दिखाइए, जिससे कि मैं कार्यक्रम चला सकूँ। अभी ये मैं इस सोच के साथ इसको मैंने स्टार्ट किया था कि आप लोग इसको बहुत चाह रहे थे, लगभग 150 मेरे पास मैसेज आए थे और 150 लोग ही देख ही रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा-सा आप लोग बढ़ाइए, इसका दायरा बढ़ाइए, जिससे कि मैं और भी काम आपके लिए कर सकूँ। और इधर बहुत सारे प्रोग्राम और आने वाले हैं। संडे को इसका टेस्ट फिर होगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। सूचियाँ दी हुई हैं और इनको मिलाना है। बेअंत, यशोधर, पिरम, द्वारका और दीव। ये द्वीप हैं और इनकी अवस्थिति कहाँ है, ये आपको सुमेलित करना है। ये जो द्वीप हैं, इनको आप सुमेलित करिए। जैसे दीव है, ये कहाँ पर है? अरब सागर तट है या कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी? थोड़ा-सा ये कठिन क्वेश्चन है क्योंकि एक ही जगह की स्थिति उठाकर रख दी गई है। सबसे पहले इसको हम सुमेलित कर लेते हैं। बेअंत यशोधर जो है ये कच्छ की खाड़ी में है, पिरम ये खंबात की खाड़ी में है, द्वारका अरब सागर में है और दीव काठियावाड़ में है। ठीक है? तो द्वारका अरब, दीव काठियावाड़ और पिरम खंबात, है ना? द्वारका अरब, दीव खंबात और पिरम काठियावाड़। तो सी का 2, डी का 4 और बी का 1। सी का 2, डी का 4 और बी का 1, है ना? देखिए यहाँ पे डी का 4 हो जाएगा और ये सी का सेट क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट। डी का 1, सी का 2, बी का 4। डी का 1, सी का 2, बी का 4। ये बी वाला विकल्प इसका हो जाएगा। इसको आप सेट कर लीजिए। इस सूची को आप याद करिए। जहां पर बेअंत यशोधर आएगा कच्छ, पिरम खंभात, द्वारका अरब और दीव काठियावाड़। वो तो आप टिक ही कर लेंगे कि किस पे दिया है। इसको जो इंपॉर्टेंट हुआ करे इसको आप याद कर लिया कीजिए, बिल्कुल नोट कर लिया कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई एक भी उठाकर अलग से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? जैसे प्रश्न पहले एपिसोड में हमने किए थे, उसी से मिलते जुलते प्रश्न इसमें भी आ रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमाएं तीन देशों से, वहां पर एक प्रश्न हमने किया था कि कौन सा एक राज्य है हमारा जो तीन ओर से घिरा हुआ है अंतरराष्ट्रीय सीमा से। मतलब इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर प्रश्न वो था जो कि तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। उसका उत्तर आप बताइएगा, वो रिवीजन पहले जो आपने पढ़ा था उसका। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ये नेपाल, भूटान और चीन तीनों से घिरा हुआ है, मतलब सीमाएं उससे मिलती हुई है। तो ये सिक्किम है। भारत का जब मानचित्र आप देखेंगे तो मानचित्र में मैंने पहले भी आपको दिखाया था, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं ये नेपाल, भूटान और चीन से ये मिलती हैं। तो इन तीनों को याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। वहां पर हमने किया था कि कौन सी सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है। यहां पर हम प्रश्न कर रहे हैं कि वो उदाहरण किस प्रकार की सीमा रेखा का है। पूर्ववर्ती, अवशिष्ट, प्रवर्ती, अध्यारोपित और इम्प्यूटेड, प्रेसिडिंग, रेजिडुअल, लैटर बाउंड्री किस तरीके का है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो अध्यारोपित है। अध्यारोपित सीमा होती क्या है इसको समझिए आप। जो किसी बाहरी शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। एक नेचुरल बाउंड्री होती है। मान लीजिए कि कोई
दो स्टेट हैं, दो देश हैं, उनके बीच में एक नदी बह रही है, तो ये नेचुरल प्राकृतिक तौर पर उस सीमा का निर्माण हो रहा है। एक सीमा ऐसी हो सकती है पहाड़ों के द्वारा, तो प्राकृतिक सीमा है, लेकिन यहां पर कोई बाहरी शक्ति के द्वारा अध्यारोपित की जाती है, और ये शक्ति थी ब्रिटेन। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा, है ना, तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसको, जब भारत उस समय आजाद हुआ, उस समय की बात है कि इसको अध्यारोपित किया। तो अध्यारोपित सीमा का ये इम्प्यूटेड बाउंड्री, यहाँ पर लिमिट हटा दी है, ये बाउंड्री है, सही है, इम्प्यूटेड बाउंड्री का ये उदाहरण है। यहाँ पर लिमिट नहीं होगा, ये लिमिट ये सब गलत लिखा हुआ है, ये बाउंड्री यहाँ पर कीजिएगा। क्या है, ये बाउंड्री है, तो ये अध्यारोपित बाउंड्री का ये उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के मानचित्र निम्नलिखित राज्यों में समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? मानचित्र वाले ये प्रश्न है, कौन सा ऐसा समूह है जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ये आपको यहां पर बताना है। इसमें आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। राजस्थान यहां पर बनाएगा, पंजाब बनाएगा, जम्मू कश्मीर बनाएगा, क्या हिमाचल प्रदेश बनाएगा? अगला देखिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये तो देखो चारों बना रहे हैं, इसमें चारों के चारों बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हरियाणा आ गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश फिर आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये बनाएंगे। ऐसे एलिमिनेट करिए आप, है ना, ऐसा नहीं कि सब आपको रटाओ, एक देखिए कौन सा नहीं है, तो आसानी से निकल जाता है उत्तर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम की भूटान के साथ मिलती है, मेघालय की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ध्यान से सोचिए, तो इसमें आपको मेघालय जो राज्य है, भूटान के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, ठीक है, लेकिन मेघालय के साथ सीमा किसकी, भूटान की नहीं मिलती है। मैप में आप इसको देखकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये मेघालय है, और भूटान के साथ, अगर इसकी भूटान के साथ सीमा की बात करेंगे तो ये सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, और यहाँ पर देखिए ये पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा यहाँ पर टच कर रहा है, और यहाँ पर आपका आता है असम, लेकिन मेघालय असम के साउथ में है, तो मेघालय की सीमा इसके साथ नहीं मिलेगी। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। इसके पहले भी जो प्रश्न हमने किए थे कि पाकिस्तान की साथ सीमा, तो देखिए लद्दाख की भी मिलती है, जम्मू कश्मीर की भी मिलती है, पंजाब की मिलती है, राजस्थान और गुजरात की मिलती है, लेकिन हरियाणा ये मध्य में यहाँ पर पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ मिलेगी, लेकिन इसके साथ नहीं मिलेगी पाकिस्तान के साथ। ऐसे ही उत्तराखंड की सीमा चीन के साथ मिलती है, और उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल मध्य में आ जाता है। बिहार की सीमा भी नेपाल के साथ मिलती है, और सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। भूटान और नेपाल भी आपस में नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से आप मैप को रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जान गए, मेघालय हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इस प्रश्न को भी हम मैप में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आप मैप को याद करिए। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिल रही है कि नहीं, आपको याद है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसको भी हम मैप में ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैप में आप आइए, फिर से इसको हम देखते हैं, किसकी सीमा नहीं मिलती है किससे। सबसे पहले आप देख लीजिए, पूछा जा रहा है प्रश्न बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से सीमा किसकी नहीं मिलेगी? तो ये बांग्लादेश है, मेघालय की मिल रही है, त्रिपुरा की मिल रही है, पश्चिम बंगाल की मिल रही है, लेकिन ये जो मिजोरम है, मिजोरम की सीमा किससे नहीं मिल रही है? बांग्लादेश से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे मिजोरम नहीं दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर मिजोरम और मणिपुर, 1 मिनट, ये कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पर देखिए, मिजोरम की पश्चिम बंगाल से मिल रही है, सॉरी 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 सॉरी, ये मिजोरम की मिल रही है, मणिपुर के, यहाँ पर देखिए ये मणिपुर की नहीं मिल रही है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, देखिए ऐसे ही गलतियां होती हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये बांग्लादेश की सीमा, ये देखिए मिजोरम से यहाँ मिल रही है, अब आपको कभी भूलेगा नहीं, लेकिन मणिपुर की सीमा भी बांग्लादेश से नहीं मिल रही है। बांग्लादेश यहाँ है और ये मणिपुर है, बाकी पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सबकी मिल रही है। तो ध्यान से मैप को देखना है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर और हम तैयार करें, तो देखिए यहाँ पर मिजोरम की सीमा म्यांमार से मिलती है, त्रिपुरा और ये मणिपुर से मिलती है, और नागालैंड से भी मिलती है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, लेकिन असम से नहीं मिलती है। म्यांमार की सीमा मिजोरम से मिलती है, मणिपुर से मिलती है, नागालैंड से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा मिलती है म्यांमार से, लेकिन इसकी सीमा नहीं मिलती है असम से। तो असम पे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर। देखिए कितना आसानी से आप
क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो, कितने आसानी से ये गलत भी हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? बहुत सरल प्रश्न है। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, तो सबसे पूरब में अगर आप देखेंगे, मैप में हम चलते हैं, तो सबसे पूरब में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में आप जाएंगे तो देखिए गुजरात आपका हो जाएगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, राजस्थान से कंफ्यूज नहीं होना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यहाँ के स्थान भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय में देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और ये बड़ा आसान प्रश्न है कि ये नैनी से गुजरती है, और जो नैनी स्थान है ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद से होकर ये गुजरती है। 82.5 डिग्री जो ये पूर्वी देशांतर है, ये ध्यान रखिएगा कि ये ईस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है, और ये इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है, और ये मानक समय है भारत का 82.5 डिग्री पूर्व। हमारा मानक समय ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व है, यानी कि 82.5 डिग्री को मैंने आपको बताया था कि 82.5 को आप 15 से डिवाइड करिए, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, तो 82.5 डिग्री में कितने घंटे होंगे, तो ये 5.5 घंटे आपको मिल जाएंगे। तो 5.5 घंटे ये आगे है। जब इंग्लैंड में 12 बजे का समय होगा, तब भारत में शाम का 5:30 बजेगा, दिन का 12 बजे। अगर रात का 12 बजे होगा, यानी कि सुबह का बजेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर माध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 120 में से आपको घटाना है 82.5, और 82.5 जब आप इसमें से घटाएंगे, ये दशमलव यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, है ना? 82.5 आप घटाएंगे तो यहाँ पर 37.5 आपको मिल जाएगा। और 37.5 का मतलब क्या हुआ कि कितना आगे हो जाएगा? 37.5 डिग्री। अब 15 दूना 30, तो 2 घंटे तो पूरे हो गए, और 7.5 बचा, तो आधे घंटे। तो यहाँ पर माध्याह्न है, तो 2.5 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे, तो ये 2:30 हो जाएगा दोपहर का। तो ये 14:30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? मैंने आपको बताया था कि जो भारत की स्थिति है, पश्चिम से लेके पूरब तक के बीच में ये विस्तार पाया जाता है। पिछली वीडियो में बात हुई थी लगभग 30 डिग्री के, ठीक है? और ये जो 30 डिग्री के बराबर का विस्तार पाया जाता है, यानी 29 डिग्री 26 मिनट ये आता है, और 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, तो 30 में 2 घंटे। तो अगर हम यहाँ से पूरब से पश्चिम में जाएँ, यहाँ से पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम में जाएँ, तो ये 30 डिग्री का लगभग ये विस्तार पाया जाएगा। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे का इसमें क्या हो जाएगा, अंतर पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 2 घंटे का। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? और जो बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है, वो कौन सा अक्षांश है? जरा देखते हैं इसको मैप में आकर। मैप में आप देखेंगे तो एक यहाँ पर रेखा पड़ती है जो ऐसे गुजरती है, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही। तो अगर ये रेखा पर आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, तो ये 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, और इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, जिस रेखा की बात अभी हम शुरू में कर रहे थे। तो कर्क रेखा जो है, इस कर्क रेखा को के बारे में कहा जाता है कि ये 2 भागों बराबर भागों में बांटती है, लेकिन ये उत्तरी है, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी नहीं। दक्षिणी वाली को हम कहते हैं मकर रेखा, और उत्तरी वाली को कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर वाली। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ये जो प्रश्न होते हैं, ये मैपिंग के सीधे प्रश्न होते हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, यहाँ पर जो आपको व्याख्या मिलेगी उसमें ये डिग्री अक्षांश दिया होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा कठिन आपको लगता है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, तो यहाँ पर जो सबसे कम दूरी पर होगा, यानी कि 23.5 से सबसे कम दूरी पर कौन सा होगा? तो 23.5 से सबसे कम दूरी पर, तो एक तो ये आप लेंगे, ये अगरतला जो ये अगरतला, ये यहाँ पर ये -20 का अंतर आ रहा है ना? यहाँ पे +17 का, यहाँ +19 का, और ये +21 का, यानी कि 23.5 में से जब इसको घटाएंगे, 23 डिग्री 30 मिनट से जब इसको घटाएंगे इन स्थान की पोजीशंस को, तो आपको अंतर पता चलेगा कि कितने की। तो ये माइनस में इसलिए दे रहा है कि उसके आगे है। ये 23.50 हो गया, तो ये 23.50 यानी कि 23.30 से आगे है। और ये जो गांधीनगर, ये 23.13 यानी कि 23.30 से पीछे है, तो +17 ये हो गया, यानी कि +17 करने पे पूरा होगा, ऐसा बात हो रही है। तो इस तरीके से देखा जाए,
आगे पीछे प्लस माइनस का कोई अंतर यहाँ नहीं है, लेकिन कितनी यूनिट अंतर है। तो ये 17 वाला जो है ये सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक अंतर जो सबसे कम होगा वो सबसे नजदीक होगा। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी यानी कि सबसे निकटतम, तो ये गांधीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैप में भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इस मैप में थोड़ा सा हो सकता है। ये देखिए, ये गांधीनगर है ना, गांधीनगर दिया हुआ है। और कौन से यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं इसको देखते हैं। गांधीनगर है, अगरतला है, जबलपुर है, उज्जैन है। तो गांधीनगर, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन। तो यहाँ पर सारे नहीं दिए हैं क्योंकि ये डिटेल्ड मैप नहीं है, केवल इसमें राजधानियां दी हुई हैं। तो इस तरीके से आप देखें, ये अगरतला है, गांधीनगर है, उज्जैन कहीं यहाँ पर पड़ेगा इस जगह पे। और इस तरीके से आप देखेंगे तो आप इसका डिटेल मैप देख के, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल का अंतर इसमें दिया जाता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ही है कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इतना तो याद है। त्रिपुरा, मिजोरम याद रखना है। गुजरात, यहाँ से ऐसे इसको आप सेट करिए, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया पश्चिम बंगाल और सातवां हो गया त्रिपुरा और आठवां हो गया मिजोरम। इस तरीके से ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से कहाँ से आपसे पूछा जा रहा है होकर गुजरती है, एक ही स्टेट यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ से होकर गुजरती है, वो है झारखंड। ना उड़ीसा से, ना उत्तर प्रदेश से, ना आंध्र प्रदेश से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है कौन सा स्थान है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था राजस्थान में। आरएएस का जो एग्जाम देते हैं लोग, है ना, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां का क्वेश्चन है। लेकिन मैंने इसको इसलिए डाला कि ऐसे प्रश्नों पर भी आपका ध्यान जाए। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा, अब एक तो यहाँ हो गया सारे स्थान राजस्थान के दे दिए गए, लेकिन इसी को अगर कन्वर्ट किया जाता और यहाँ पर एक जैसलमेर दिया जाता, एक आपको इलाहाबाद दिया जाता, एक आपको भोपाल दिया जाता, एक आपको ऐसे ही दे दिया जाता अगरतला, तब तो बहुत आसान हो जाता ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान हो जाता। वैसे ये जैसलमेर मेर, यानी कि जब आप मैप देखें तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहें। बस कहने का मतलब ये है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6। भारत का रेखांशीय विस्तार 68,7 से 97,25। ये दोनों तो बिल्कुल सही है। और भारत में राज्यों की संख्या 26। बताइए, भारत में जो राज्यों की संख्या है वो वर्तमान में कितनी है? ये 28 और 9, ये सही लिखा हुआ है। ये व्याख्या क्या सही है? इसको सही से बताइए। 28 और 9 यहाँ पर है, बहुत सोच कर बताइएगा। मैं तो ये कह रहा हूं गलत है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है इस समय? ये सोच कर आप देखिए एक बार। थोड़ा सा भी ये डेटा पुराना रह जाता है या कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये मेरे नजर में आया तो मैंने कहा यहाँ पर मैं प्रश्न जरूर करूंगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये 9 दिया है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक बार 31 अक्टूबर को, जब 31 अक्टूबर 2019 की बात है, तब तक के लिए सही था। लेकिन फिर से 26 जनवरी 2020 की बात है। 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया संघ शासित प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर के बाद की स्थिति यहाँ तक थी, फिर ये और एक घट गया। तो ये 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने इसको कहा कि मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये 8 ही हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो इधर आपको मिलता था दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, ये एक में मिला दिया गया। देखिए यहाँ पर तो एक ये हो गया, दूसरा ये यहाँ पर आप देखिए पुदुचेरी 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3, है ना, और लद्दाख 4, जम्मू कश्मीर 5 और दिल्ली 6 और चंडीगढ़ 7। और कौन सा बच रहा है? और कौन सा बच रहा है? 7 और 9 होंगे ना टोटल। एक लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप 8। बस यही 8 बचे। 9 क्यों होंगे? यही 8 बचे। ये केंद्र शासित प्रदेश, और तो 9 दिमाग से निकाल दीजिए। 9 नहीं होंगे। दादरा और नागर हवेली
और दमन-दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो ये इस तरीके से 8, बाकी स्टेट जो हैं वो उनकी स्टेट की जो संख्या है वो 28 है, ये ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में। भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर एक लगभग ज़रूर आपको लगाकर दिया जाता है और इसका सही उत्तर है कि 6,40,932 गाँव हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? अगर लगभग की बात है तो आपसे कहा जा सकता है 6.4 लाख, तहाँ तक सही है। अगर आपसे कहा जाए 7 लाख तो ये गलत हो जाएगा। अगर 6 लाख दिया जाए तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है 6,30,000। यहाँ पर 6 पॉइंट अगर 4 दिया होता, 40 दिया होता तो मैं ये मानता, लेकिन यहाँ पे वैसे डी हो जाएगा। ऐसे डेटाज़ पे भी आप ध्यान देते रहिए। थोड़ा-सा ऐसे भी आंकड़े कभी-कभी आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है आपसे पूछी जा रही है, तो ये लगभग बराबर है 17% जनसंख्या के, 17.5 है, लेकिन ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2021 में क्या होगा? अभी नहीं पता है। जो होगा देखा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन-सा है? आपसे दक्षिणी बिंदु कई बार पूछा गया है, इंदिरा पॉइंट आप जानते हैं, लेकिन उत्तरी बिंदु अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये इंदिरा कॉल है। जीके का प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन-सा है? दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु भी इंदिरा के नाम है, इंदिरा कॉल, ठीक है? और मुख्य भूमि पे अगर देखा जाए तो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी पड़ता है और उत्तरी बिंदु जो है वैसे मतलब ये देखो 2-3 चीज़ें आप इसको क्लियर कर लीजिए। दक्षिणी बिंदु पर इंदिरा पॉइंट और सबसे पूर्वी बिंदु पर किविथु है और सबसे पश्चिमी बिंदु पर सरक्रीक है, ये गुजरात में है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो ये कन्याकुमारी। एक प्रश्न ये बनता है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल का नामकरण उस इसके खोजी बुलक वर्गमैन ने 1912 में भारतीय देवी लक्ष्मी के एक नाम इंदिरा के आधार पर किया था। इसका इंदिरा गांधी से कोई संबंध नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये लक्ष्मी जी का एक नाम है उनके। वैसे नॉर्मली लगेगा कि ये सब इंदिरा जी के नाम है, वैसे दक्षिण वाला जो इंदिरा पॉइंट है वो उनके नाम है, लेकिन उत्तर वाला ऐसा नहीं है। वैसा पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन ये जानकारी के लिए। अगला जो प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों जुड़ी हुई है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, उपर्युक्त सभी। समुद्री भी और स्थलीय भी। ऐसे आप जल्दबाजी में कहेंगे तो अरे ये म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब आपको लगेंगे ये सब सीमावर्ती हैं, लेकिन समुद्री और स्थलीय दोनों पे ध्यान देना है। और समुद्री और स्थलीय दोनों आप देखेंगे तो इन तीनों के साथ, ठीक है ना? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों के साथ भारत की स्थलीय भी जुड़ी है और समुद्री सीमा भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये पाकिस्तान है, इसके साथ ये स्थलीय और ये समुद्री सीमा। यहाँ पे ये म्यांमार है, इसके साथ इधर स्थलीय, इधर समुद्री सीमा और ये बांग्लादेश है, इधर स्थलीय और इधर समुद्री सीमा। ये प्रश्न पूछा जा रहा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 8-4 उत्तर से, 37-6 उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी मत कर दीजिएगा। भारत की जो स्थिति है विषुवत रेखा के ऊपर है ना? यानी कि नॉर्थ में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिण से इसका कोई मतलब नहीं है, सारा उत्तर में ही है, तो दोनों में उत्तर ही लगा रहेगा। और अक्षांश और देशांतर की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश ये यहाँ तक हो गया अक्षांश तक, और 68 देशांतर की बात करें तो 68-7 पूर्वी से 97-25 पूर्वी, दोनों चीजें पूर्वी ही रहेंगी। क्योंकि अगर इधर भी बात किया जाए, है ना? तो ये पूरब में भारत की स्थिति कहाँ है? ये अगर विषुवत रेखा है और ये 0 डिग्री है देशांतर रेखा, तो भारत यहाँ पर है, तो दोनों पूर्वी, देशांतर में दोनों पूर्वी हो जाएगा। और इसकी 3214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण और 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम ये चौड़ाई है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है, लेकिन अगर समुद्र तट की लंबाई देखा जाए, यहाँ पर चलिए इसको हम हटा देते हैं, फिर से देखते हैं। 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा टोटल है, लेकिन अगर समुद्र तट की लंबाई देखा जाए तो 7517 किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करिए, जिससे प्रोग्राम आगे आपके लिए चला सकूँ। हमारी टीम इस पे जो मेहनत करती है, उसको लगे कि हाँ, ये यूज़फुल है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए प्रमुख के रूप में किन्होंने पदभार संभाला? ऐसे प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं और इनका नाम है
सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और इन्होंने औद्योगिक सुरक्षा बल जो है सेंट्रल लेवल पे सीआईएसएफ जिसको बोलते हैं उसके नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। 85 बैच के आईपीएस हैं और ये जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है ये संसद के अधिनियम के द्वारा 1969 में स्थापित किया गया सशस्त्र सेना बल है और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये दो बातें और अभी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर एक तो आपका यूपी में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है। एक नेशनल पार्क की हमने वीडियो डाली थी, तो नेशनल पार्क वाली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो वहां पर आपको ये जानकारी आसानी से मिल जाएगी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा में स्थित है। ये यूपी वाले की बात नहीं हो रही है, ये हरियाणा में स्थित है। और अभी चर्चा में ये था, दिल्ली में बर्ड फ्लू के मामलों की जब पुष्टि हुई तो उसके बाद में यहाँ पर भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में भी सतर्कता बरती गई और जो भी यहाँ पर पक्षी हैं, पक्षी प्रेमियों के को आगाह किया गया कि वहां पर न जाएं अभी, तो इसलिए ये चर्चा में आया है। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है? और दूसरा है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 7 बार अपनी सेवाएं दे चुका है। ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं आप ध्यान से पढ़िए। तो पहला गलत है। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल हुआ है और सुरक्षा परिषद में भारत के कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष है। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर है, अस्थाई की बात हो रही है लेकिन शामिल नहीं हुआ है और ऐसे अस्थायी तौर पर 7 बार अपनी सेवाएं दे चुका है। 1950-51 में भारत ने कोरिया युद्ध के दौरान शत्रुता संपन्न समाप्त करने और कोरिया गणराज्य की सहायता संबंधी संकल्पों को अपनाने वाले सत्रों की अध्यक्षता की थी और अभी भी ये कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि ये परमानेंट नहीं नॉन परमानेंट है और दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। यह योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोतों में वृद्धि करने हेतु शुरू की गई, यानी कि छोटे और सीमांत, सही लग रही है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी प्रति वर्ष, ध्यान रखिए। और योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने संबंधी पूरी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित सरकारों की, जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उनकी है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। 6,000 रुपए की राशि ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष, यानी कि 500 रुपए महीने की बात हो रही है। छोटे और सीमांत किसानों की बात इसमें हो रही है जिनको लाभान्वित किया जाना है और सीधे ये डीबीटी किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इसको भेज दिया जाएगा उनके खातों में। ठीक है, लाभार्थियों की जो पहचान होगी तो ये स्टेट गवर्नमेंट का ही काम होता है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश की हो और चाहे राज्य की हो। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में जुकोव घाटी चर्चा में रही है और ये घाटी जुकोव लिली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जुकोव जो घाटी है ये मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। जुकोव घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आप देखिए, ये मणिपुर है आपका और ये है नागालैंड और इसी के यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पर आपको जुकोव घाटी मिल जाएगी और जुकोव घाटी जो प्रसिद्ध है, ये जुकोव घाटी में लिली पाया जाता है, जुकोव लिली पाया जाता है और ये जो लिली के फूल हैं, ये फूल केवल इसी घाटी में पाए जाते हैं, इसी कारण से ये प्रसिद्ध है ना? NH1 और NH2 भी इसकी तलहटी से होकर गुजरते हैं, जहां पर ये एरिया पाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न है, सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है? सी विजिल 21, सी विजिल 21 जो है ये किस देश का रक्षा अभ्यास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारतीय नौसेना ने अभी 2 दिवसीय सी विजिल अभ्यास का आयोजन किया। भारत की सबसे बड़ी तटीय रक्षा ड्रिल इसको कहा जा रहा है। 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, भारत में जो तटीय राज्य हैं वो 13 हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको मिलाकर 7500 किलोमीटर तक की जो भारत की समुद्री सीमा है, अभी हमने बात की थी, उस पर यह अभ्यास, यानी कि इसका उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाना, तो इसीलिए ये अभ्यास किया जा रहा है। तो ये भारत से ही रिलेटेड है, इसको जापान या चीन या अमेरिका को मत टिक कीजिएगा, भारत के साथ याद रखिएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर संरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं? तो संरक्षित क्षेत्र भारत के कितने क्षेत्रों पर फैले हुए हैं, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? तो भारत के 5% क्षेत्र पर। अभी हमारे जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर,
तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के साथ-साथ देश में जो चिड़ियाघर का मैनेजमेंट है, उसका प्रबंधन है, उसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। और वर्तमान में उन्होंने कहा 903 संरक्षित क्षेत्र हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 5% पर फैले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल पार्क है हमारे यहाँ, नेशनल पार्क वो कितने पे है? 1.23% जो एरिया है टोटल लैंड का, यानी कि जो इंडिया का टोटल लैंड है, इस लैंड का 1.23%, और उनकी संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था कि 105 संख्या हो गई है। ठीक है ना? उस वीडियो में आप इसको डिटेल देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, एसटीईएम स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को किस संगठन द्वारा अपनाया जाएगा? ये किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? और ये कार्य किया जा रहा है इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन। जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये किसका है? ये नीति आयोग का है। इसने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि इसरो पूरे देश में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा, और इस कदम का उद्देश्य होगा कि युवा छात्रों को मेंटरशिप प्रदान की जाए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, है ना? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, ये स्टेम का मतलब यही है। और अंतरिक्ष क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो ये प्रोग्राम इसरो किसके साथ मिलकर? नीति आयोग के साथ, जो अटल टिंकरिंग लैब्स की योजना है, इसके साथ मिलकर कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वैनेडियम। और दूसरा है कि चीन विश्व में 57% वैनेडियम का उत्पादन करता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए। जो वैनेडियम है, ये अभी अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे जिले में डेपो और तमांग क्षेत्र पड़ते हैं। आप अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे पापुम पारे और ये तमाम क्षेत्र जो पड़ते हैं, पापुम पारा जिला और इसी में डेपो और तमांग, ये 2 क्षेत्र पड़ते हैं। यहाँ पर पैलियो प्रोटोजोइक कार्बोसाइट फाइलाइट चट्टानों में वैनेडियम की उच्च मात्रा पाई गई है। तो ये जो वैनेडियम है कहाँ पाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। उच्च मात्रा इसकी पाई गई। ये भारत में वैनेडियम के प्राथमिक निक्षेप संबंधी पहली रिपोर्ट है। मतलब भारत में जो अभी तक पाया गया उसमें पहली बार ऐसा अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। ये बहुत महंगी धातु है। स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहले की क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। और समूचे विश्व में उत्पादित लगभग 84,000 टन वैनेडियम का उत्पादन जो होता है, उसमें कुल 4% का भारत में उपयोग किया जाता है। और अगर भारत में ही ये मिल रही है, वैसे चीन सबसे ज्यादा इसका उत्पादन अभी कर रहा है, 57% चीन ही उत्पादित कर रहा है, और 44% धातु का उपयोग भी इसी के द्वारा कर लिया जाता है। सर्वाधिक निक्षेप भी चीन में है, लेकिन चीन के बाद में रूस में है, दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन भारत में भी अब मिलने की जो पुष्टि हुई है, तो ये भारत के लिए खुशी की बात है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम में किया जाता है, और चीन 57% वैनेडियम का उत्पादन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने किस कंपनी को कोविशील्ड की 11 मिलियन खुराक की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है कि आपको बनाना है? कौन सी कंपनी है? पहले भी इसकी चर्चा हुई है, और रटे रहिएगा, ये प्रश्न पूछा ही जाना है। 16 तारीख से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की स्टार्टिंग होने वाली है, 2 दिन बचे हैं। पहले जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, जो फ्रंट पे हमेशा रहते हैं, उनको लगाई जाएगी वैक्सीनेशन, की जाएगी, उनको वैक्सीन दिए दिया जाएगा, जिससे कि वो सही रहें, तो हम लोगों को भी आगे वैक्सीनेशन हो सके। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 11 मिलियन खुराक बनाएगी, तैयार करेगी, उसी से, है ना? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अभी नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि 3 करोड़ स्वास्थ्य और फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं, श्रमिक हैं, प्राथमिकता समूह का टीकाकरण उनके लिए किया जाना है, और उन्होंने कहा है कि भुगतान करने की आवश्यकता राज्य सरकार को नहीं है। और ये चर्चा में इसीलिए रहा है कि राज्य सरकार को माफ कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इसका क्या करेगी? भुगतान करेगी, और उसका राज्य सरकारें भुगतान नहीं करेंगी, और ये लागत केंद्र सरकार वहन कर देगी। और भारत सरकार ने पुणे में ये स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 11 मिलियन खुराक की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक है? और ये खुराक की लागत लगभग 210 रुपये है। एक खुराक की जो लागत है, 210 रुपये आ रही है, और इसमें जीएसटी शामिल करने के बाद भी, जीएसटी मतलब शामिल कर लेते हैं तो बाद 210 रुपये की ये खुराक बन रही है। तो 11 करोड़ आप जोड़ लीजिए, 11 मिलियन खुराक की बात हो रही है, 11 मिलियन करोड़, मिलियन खुराक, और इसको 210 से आप इसको गुणा कर लीजिए। तो ये सीरम याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पुणे में स्थित है। ये स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। और पुणे कहाँ है? पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में।
तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताएँ, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। संडे की टेस्ट की तैयारी आप करते रहें और आप सफल होंगे इस आशा के साथ। आप रोज़ पढ़ें, रोज़ मेहनत करें, डे बाय डे अपना टारगेट सेट करें। रोज़ जब आप प सुबह उठें तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए आपके दिमाग में आपका टारगेट, और उसको जब तक आप कंप्लीट ना कर लें तब तक सोएं ना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।